नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे शैक्षिक समाजशास्त्र को लेकर के, जिनमें समाजीकरण के अंतर्गत एक वीडियो पड़ा था, वो चल नहीं रहा था। इस तरह से दोबारा जो है इसको डालना पड़ रहा है। और इसमें हम लोगों को चर्चा करना है समाजीकरण के घटक या कारक तथा शिक्षा सामाजिकरण करने में कैसे सहायक है, या समाजीकरण करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। इसको हमने पिछले वीडियो में डाला था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। इस नाते हमको दोबारा इसको डालना है और इसको आप लोग जो है समाजीकरण के टॉपिक में देख करके इसको वहाँ ऐड करके जो है देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि समाजीकरण करने में जो भी कारक हैं या जो भी कारण हैं, उनमें चाहे वो औपचारिक घटक हों या अनौपचारिक घटक हों, या इसके अलावा जो भी सामाजिक अधिगम या आध्यात्मिक ज्ञान या किसी भी प्रकार से बच्चों के या व्यक्तियों के समाजीकरण के विविध घटक देखने को मिलते हैं, जिनमें यदि हम देखें तो इनमें है अनुकरण, दंड एवं पुरस्कार, नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक अधिगम आदि। तो अनुकरण के माध्यम से ही बालक का क्या होता है, समाजीकरण होता है। समाज में जो व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहाँ पर तमाम चीज़ों को अपने व्यवहारों में देख करके उसका अनुसरण करता है। इसके साथ साथ दंड भी उसको समाजीकरण करने में भागीदार होते हैं। पुरस्कार के द्वारा भी समाजीकरण उसका होता है। नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर भी उसका होता है। सामाजिक अधिगम, समाज में जाने पर जो भी उसको सीखने को मिलता है, समाज के मान मर्यादाएँ, आदर्श मूल्य जो भी हैं, उसको देख करके वो सीखता है। तो ये सारे जो है तमाम जो है औपचारिक व अनौपचारिक अवकरणों के रूप में हम इसका अध्ययन देखते हैं। इसके साथ साथ में कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनका हम चर्चा करेंगे, जैसे घर परिवार है या विद्यालय है, समाज है, मित्रमंडली है, राज्य है, जनसंचार है, प्रौढ़ शिक्षा है, विश्वविद्यालय हैं, प्रत्याचार शिक्षा है। इन सारे घटकों के माध्यम से बालक का या व्यक्तियों का समाजीकरण होता है। तो यदि हम देखें कि घर परिवार कैसे जो है समाजीकरण करने में सहायक हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं व्यक्तियों की प्रथम पाठशाला के रूप में परिवार को जाना जाता है, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति का प्रथम पाठशाला होता है, जहाँ पर व्यक्तियों को सब कुछ सीखने का अवसर मिलता है, सीखने के क्षेत्र मिलते हैं। तो परिवार एक ऐसा घटक है या साधन है जिसके द्वारा बालक का या व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इसके साथ यदि हम माता को देखें तो माता के जो प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम, या उसकी जो ममता की छाँव होती है, उसमें बालक का विकास होता है, उसका समाजीकरण होता है। फिर हम परिवार को लेकर के चलते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग हैं। अब इन परिवार में भी तमाम प्रेम, स्नेह, ममत्व या अनुशासन की भावना, दंड की भावना, पुरस्कार इत्यादि की बातों से भी व्यक्ति का जो है समाजीकरण होता है। और इस तरह से उसका समाजीकरण जो शैली है उसको वह सीखता समझता है, और परिवार के सदस्यों से मिलजुल करके सदस्यों से मिलता है, उनसे मेल जोल करता है, और इस प्रकार से भी उसका जो है परिवार के सदस्यों के साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद जो भी पारिवारिक संस्कार होते हैं, जो पारिवारिक आदर्श मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, वह भी परिवार के सदस्य के रूप में उसमें रह करके वह सीखता समझता है। तो जो भी बातें हैं वह कहीं न कहीं परिवार के द्वारा उसे सामाजिकरण करने में सहायता मिलती है। यदि सज्जनता या दुर्जनता की बात करें, यदि परिवार का माहौल सज्जन है तो व्यक्ति का जो आचरण है या सामाजिकरण है वो सज्जनता की तरफ होता है। लेकिन यदि
अनैतिकता या लोगों में दुर्जनता है, या सामाजिक या असामाजिक व्यक्ति के रूप में व्यक्तियों की जो है जीवन शैली होती है, तो व्यक्ति का या बालक का भी जो है उसी तरह से समाजीकरण होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि घर परिवार के बाद पास पड़ोस का भी उसके समाजीकरण में असर होता है। तो पास पड़ोस जैसे घर परिवार के द्वारा व्यक्तियों का समाजीकरण होता है, उसी प्रकार जो अगल बगल में रहने वाले लोग हैं उनमें जो पारस्परिक निकटता है बालक के प्रति, या बालक के सदस्यों के या बालक का परिवार के साथ जो भी बर्ताव है, उसी अनुसार बालक का समाजीकरण होता है, वह सामाजिकता को सीखता है। इस प्रकार वह पास पड़ोस में जो भी रहने वाले लोग हैं उनके संपर्क में आता है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे खान पान है, बोलचाल की भाषा है, बातचीत करने का ढंग है, कपड़े पहनने का ढंग है, इत्यादि बातों को वह अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। यदि पास पड़ोस का माहौल अच्छा है तो बालक का समाजीकरण जो है अच्छा होता है, या ऐसे कहें कि यदि पास पड़ोस का माहौल यदि भद्र है या सज्जन है तो बालक का समाजीकरण उत्तम होता है। लेकिन यदि इसके उल्टा हम देखें, अगर परिवार का या अगल बगल के पड़ोसियों का व्यवहार जो है असामाजिक है, या असज्जन लोग रहते हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं जो पृष्ठभूमि है वहाँ की वह दूषित वातावरण के रूप में जो है जानी जाती है, तो बालक का या व्यक्ति का जो विकास है सामाजिक रूप में वह अवरुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो है समाजीकरण रुक जाता है, या ऐसे कहें कि वह दुर्जन व्यक्ति के रूप में तैयार होने लगता है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का या बालक का जब समाजीकरण हो तो वहाँ का पास पड़ोस माहौल जो है सभ्य हो, शिक्षित हो, चरित्रवान हो, संस्कारी हो। ये सारी बातें बहुत ही मायने रखती हैं पास पड़ोस को लेकर के। घर परिवार के अलावा जो पास पड़ोस का माहौल होता है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। यदि वातावरण जो है अच्छा होगा तो बालक जब परिवार से अलग होता है, या परिवार से जब जो है समाज से या पास पड़ोस से जब वहाँ उसका अटैच होता है तो वहाँ की बातें वह ज़्यादा गेन करता है, या उसकी जो विकास स्तर है वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे उस चीज़ों को ज़्यादा समझने लगता है, तो उसी चीज़ों को ग्रहण करता है। तो पास पड़ोस जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के समाजीकरण करने में या व्यक्तियों के समाजीकरण करने में। इसके बाद विद्यालय है। अब परिवार या पास पड़ोस से निकल करके बालक जब स्कूली शिक्षा ग्रहण करने का प्रारंभ करता है तो अब विद्यालय में जाता है, और विद्यालय में जा करके वह बहुत सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर भी सीखता है, क्योंकि परिवार से निकलने के बाद बालक सीधे सीधे कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। और विद्यालय में जाने पर वहाँ पर उसकी तमाम जो भी नवीन चीज़ें होती हैं, चाहे वह स्कूल के अनुशासन हों, मान्यताएं हों, नियम हों, या उसके मूल्य हों, तमाम प्रकार के या तमाम जातियाँ या तमाम जातियों के बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ये सारी बातें जो है बालक के समाजीकरण करने में जब अंतरक्रिया इस प्रकार से उसमें होता है तो वह कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को सीखता है। और जो विद्यालय के नियम अनुशासन कायदे कानून होते हैं उन पर वह रहकर कार्य करता है, उस नियंत्रण में रहता है, और बालक का जो है विद्यालय के संपूर्ण वातावरण में इसका जो है समाजीकरण होता है, सामाजिकता का पाठ पढ़ता है, और विद्यालय में रहते हुए जो भी विद्यालय संबंधित कार्य होते हैं उनमें सहभागिता रखता है, और उनमें तमाम चीज़ों का या तमाम गुणों का, तमाम मूल्यों का उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार और पास पड़ोस की बात बालक का जब समाजीकरण होता है वो विद्यालय में होता है। इसके बाद समाज व समुदाय की बात करें। समाज समुदाय भी विद्यालय से निकलने के बाद जब व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है तो वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में वह समाज में उभरता है, और समाज में आकर के वह वहाँ के तौर तरीके, उठने बैठने, सामाजिक मर्यादाएं, शिष्टाचार
आदि बातों को समाज से ही सीखता है, तो वह जो है सामाजिकरण करने में ज़्यादा सहायक होता है। और इस प्रकार और एक बात देखें कि जब बालक समाज या समुदाय में जाता है, वहाँ के जो भी समारोह होते हैं या जो भी तौर तरीके होते हैं उनसे वह परिचित होता है और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को सीख करके अपने समाजीकरण के जो भी पहलू होते हैं उनमें सीख करके वह समाज में फिर वही पुनर्स्थापित करता है, उसमें योगदान करता है। तो समुदाय के माध्यम से भी बालक का समाजीकरण होता है। इसके बाद खेल कूद है। खेल कूद के संबंध में टीपी नन का एक विचार है कि सृजनशीलता का प्रबल प्रकाट्य खेल से होता है। टीपी नन महोदय ने कहा कि जो खेल कूद है वो सृजनशीलता का प्रबल प्रकाट्य खेल से होता है, अर्थात जो भी खेल बच्चों को खिलाए जाते हैं वो कहीं न कहीं बालक को सृजनशील बनाने के लिए होते हैं। और सृजनशीलता एक ऐसा जो है तत्व है जो कहीं न कहीं बालक के नवीन कार्यों को सीखने में ज़्यादा या नवीन चीज़ों को उत्पन्न करने में, मौलिकता लाने में, अपने विचारों में मौलिकता लाने में, इन सारी बातों को जो सृजनशीलता के माध्यम से स्पष्ट करता है। और खेल कूद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होता है जिनमें कोई जो है बेईमानी जैसी कोई बात इस तरह से नहीं सिखाई जाती है। और कहीं न कहीं बच्चे मेहनत और लगन से उस कार्य को करते हैं, खेलते हैं, क्योंकि बच्चे खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं और खेल की बारीकियों को सीखते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं खेल में सहयोग की भावना भी पाई जाती है या संघर्ष भी होता है। तो ये सारी बातें बालक के समाजीकरण करने में ज़्यादा सहायक होती हैं। तो ये सारा रहा जो है बालक के समाजीकरण करने में या व्यक्ति के समाजीकरण करने में जो है घटक या कारक। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा की क्या भूमिका है समाजीकरण के करने में, या समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है या शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों का या बालक का जो विचार व्यवहार होता है उसमें हम परिवर्तन करते हैं, या शिक्षा के माध्यम से ही बालक के व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खीम का एक कथन है या उनकी एक किताब है एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी चल रही है इसका हम समाजीकरण करते हैं। अर्थात शिक्षा के द्वारा ही बालक सर्वप्रथम समाज और उसकी संस्कृति से जुड़ता है, उसके आदर्शों से जुड़ता है, उसके मूल्यों से, उसके रीति रिवाजों से, नियमों से। तो ये सारी बातें जो है उनसे वह परिचित होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो बालक को सर्वप्रथम जो है उसके आदर्श मूल्यों इत्यादि को बताता है, उनसे परिचित कराता है। तो इस प्रकार शिक्षा का जो रूप है वो कहीं न कहीं औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक रूप में भी व्यक्त करने का एक साधन होता है समाजीकरण के रूप में। तो यदि हम औपचारिक रूप में देखें तो कहीं न कहीं बालक का औपचारिक रूप में जो विद्यालय है वो शिक्षा के द्वारा बालक का या व्यक्ति का समाजीकरण करने का जो है पृष्ठभूमि बनाता है। इसके अलावा यदि हम शिक्षा को देखें तो जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वह कहीं न कहीं व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक भी होती है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व के जो पक्ष होते हैं वो कहीं न कहीं सामाजिक होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं। जब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से विकास करता है शिक्षा के द्वारा या समाजीकरण करता है तो व्यक्तिगत समाजीकरण कहा जाता है या व्यक्तिगत विकास कहा जाता है शिक्षा के माध्यम से। लेकिन जब वही व्यक्तिगत व्यक्ति जो है जब समाज के लिए कार्य करने लगता है तो ऐसी दशा में शिक्षा की प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या मान ली जाती है, सामाजिक मान ली जाती है। तो जब समाज को लेकर के कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह सामाजिक प्रक्रिया कही जाती है। यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति तो अकेले अपने व्यक्तिगत रूप में कोई कार्य तो करेगा नहीं। जब वह व्यक्तिगत रूप में करेगा तो कहीं न कहीं सामाजिक रूप में शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। तो समाज सेवा जिसको हम कहते हैं, शिक्षा जो होती है वो समाज सेवा के रूप में जानी समझी जाती है और समाज सेवा के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है इस शिक्षा के माध्यम से।
तो कहीं न कहीं शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण करने में या समाजीकरण कराने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके साथ साथ जो भी शैक्षिक संस्थान होते हैं वह व्यक्तियों के या बालकों को अपना अभिन्न सदस्य बनाने के लिए तमाम परंपराओं को या नियमों के अनुसार उसके आचरण कराने के लिए उन पर नियंत्रण करता है। और इस प्रकार से कोई जो भी उसमें संस्थाओं में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, चाहे वह शिक्षक हो या प्रधानाचार्य हो या प्राचार्य हो, वो बालकों के या व्यक्तियों के समाजीकरण करने में सहायक होता है। और इस प्रकार से उन्हें सजग भी रहना चाहिए कि बालकों का व्यक्तियों का समाजीकरण कैसे होता है। तो ये जो है शिक्षा की भूमिका थी समाजीकरण के रूप में। तो इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया है अगले वीडियो में उसके कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसको आप लोग वहाँ पर ऐड करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।